9th क्लास आज हम आगे का पढ़ेंगे। आपको याद है लास्ट वीडियो में अभी जो कल भेजा था मैंने, उसमें हमने पढ़ा था 5th यूनिट हमने स्टार्ट की थी ग्रीन स्किल्स का, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था और साथ में हमने सेशन 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि किस तरह से सोसाइटी और एनवायरनमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, कैसे एक दूसरे को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास एक पैराग्राफ था जिसमें बताया गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज से हम स्टार्ट करेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया था वैसे। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है जो हमारे को नेचर में ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बाय नेचर मिलते हैं, मतलब नेचर में प्रेजेंट होते हैं और हम उसको आर्टिफिशियली नहीं बना रहे हैं। नेचर में हमें एज इट इज़ मिलते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने कल भी बात की थी कि कई तरह की फॉर्म्स में ये आते हैं या कई तरह के फॉर्म्स में हमें मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। तो इसको वन बाय वन हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो पहले लैंड रिसोर्सेज है, वो देखो एक सॉलिड की तरह है। तो लैंड रिसोर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे लैंड है उसको हम अपने घर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम उसमें कोई भी कमर्शियल अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चाहे हमने शॉप्स बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, मॉल्स बनाने हैं, ठीक है, किसी भी तरह का अगर हमें कोई शोरूम खोलना है, तो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यूज़ करना है तो हम लैंड को यूज़ करते हैं, हम धरती को यूज़ करते हैं। तो ये हमें धरती कहाँ से मिलती है, नेचर में मिलती है ना। हाँ, तो इसीलिए ये किस में आएगी, नेचुरल नेचुरल रिसोर्स में आएगा हमारा लैंड रिसोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा, तो मतलब लैंड रिसोर्स हमारा एग्रीकल्चरल यूज़ और नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा आता है फिर से एक सॉलिड नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट जो है आपको पता है नेचुरली नेचर में पाया जाता है, ठीक है, नेचुरल होता है और सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी होता है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब हम वहाँ पर जाकर स्पेशली कोई पेड़ पौधे नहीं उगाते हैं, वहाँ पर वो अगर हम उनको काट भी दें तो वो खुद से खुद रीन्यू हो जाते हैं। वहाँ पे हम जाके कोई सीड्स नहीं लगाते हैं, सीड्स भी डिफरेंट मीन्स से होकर के अपने आप ही वो पेड़ जो है वो धीरे धीरे पेड़ में डेवलप हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं वो सीड्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट मतलब हम खुद नहीं उगाते हैं, अगर हम काट भी दें तो वो खुद से फिर थोड़े समय बाद फिर से उग के आ जाता है, मतलब फिर से वो नया फॉरेस्ट बन जाता है। बट हाँ, अगर हम उस फॉरेस्ट को पूरा ही काट दें और उसके ऊपर जो है हम कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दें, ठीक है, कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बना दें, चाहे हम अपने घर बना ले, तो फिर वो फॉरेस्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रीन्यू नहीं होगा, ठीक है। जब हमने उसमें सीमेंट वगैरह लगा करके कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है तो मतलब सॉइल ख़त्म हो गई, वहाँ पे हमने सीमेंट बिछा दिया, तो वो फिर फॉरेस्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फॉरेस्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखो फॉरेस्ट के कई सारे यूजेस जो हैं वो हम डेली रूटीन के लिए लेते हैं। देखो जो फॉरेस्ट से वुड मिलती है, मैं इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन इंग्लिश की पढ़ के हिंदी में कन्वर्ट करूँगी ना बेटा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। देखो फॉरेस्ट के कई सारे यूजेस हम अपनी डेली रूटीन में लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, वुड से हम अपने घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। और भी कई तरह की चीज़ें जो हैं, जैसे मैचिज़ है, मैचिज़ क्या होते हैं, जो माचिस की तिलियाँ होती हैं, वहाँ से लेकर के आप देख रहे हो वुड का कितना यूज़ होता है। जैसे रेलवे स्लीपर्स बताया है, ब्रिजेज़ हैं, बोट्स हैं, प्लॉज मीन्स हल हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम वुड से बना लेते हैं। तो वो वुड कहाँ से मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है। और एक एनर्जी के सोर्स के रूप में भी हम वुड को यूज़ करते हैं। जैसे हमने कुछ कुकिंग करनी है, कुछ पकाना है, जैसे गांव में तो आपको पता है चूल्हे वगैरह होते हैं, तो उसमें लकड़ी का ही यूज़ किया जाता है। सर्दियों में भी हम लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए जो है वो एक स्पेशल हमारे घरों में रहता है ना लकड़ी जलाने का, जिसमें डायरेक्टली जो धुआं होता है वो बाहर एग्जिट होता है, तो हम लोग गर्म रखने के लिए भी लकड़ियों का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर और फॉरेस्ट में क्या मिलता है, जैसे टैनिन्स मिलते हैं, गम्स होती हैं, गूंद, ठीक है, ड्रग्स कई तरह की, हमारे को कई तरह के मसाले, जो स्पाइसेस बोला जिसको, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वैक्सेस हैं, हनी है, हॉर्न्स है, मस्क है, आइवरी है, हाइड्स हैं, तो कई तरह की ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को फॉरेस्ट के फ्लोरा एंड फौना से मिलती हैं। तो कितना अच्छा, मतलब एक नेचर में रिसोर्स है जिसको हम कई सारे यूजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में भी,
ठीक है। तो तीसरा नेचुरल रिसोर्स आता है वाटर रिसोर्स। आपको पता है हमारी धरती का जो है 1/3 हिस्सा पानी से ही जो है वो होता है। तो पानी के जहाँ रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स हैं। तो वाटर जो है हम नेचर से जो है वो लेते हैं, तो बाय नेचुरली जो है वाटर हमें नेचर से मिलता है। तो ये हम अपनी डेली रूटीन में हर रोज़ यूज़ करते हैं। इट्स अ वाइटल और वी कैन सी एसेंशियल सोर्स रिसोर्स, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है पीने से लेकर के खाना बनाने से लेकर के वॉशिंग से रिलेटेड जितना भी काम रहता है हमारा, इंडस्ट्रीज़ में कितनी भी कोई प्रोडक्शन करनी हो पानी की ज़रूरत होती है। और पानी हमारे को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और भी एनवायरमेंटल की जितनी कोई एक्टिविटीज़ हो तो पानी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। फिर आता है मिनरल रिसोर्सेज। देखो हमारे नेचर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम कई सारी और दूसरी यूज़फुल मटेरियल या दूसरे और आइटम्स बनाने में, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज दिए हैं, कौन से दिए हैं, जैसे मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल। अब मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल होते हैं, मतलब एक बार अगर हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो वो फिर से नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया है आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। अब देखो ये जो मिनरल रिसोर्स है ये मेटल वाले रिसोर्सेज हैं, मेटल के मिनरल रिसोर्सेज हैं आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। आपको पता है इन मिनरल से हम कितनी ज़्यादा आइटम्स बनाते हैं। आयरन की लोहे से बनी हुई आपने कई सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो जो वो बनती हैं वो इस आयरन के मिनरल से बनती हैं। कॉपर से रिलेटेड जितनी कॉपर वायर्स होती हैं, एल्युमिनियम वायर्स होती है, एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं, एल्युमिनियम से बनी हुई जितनी चीज़ें कॉपर से बनी हुई, आयरन से, सारी मिनरल से ही बनती हैं, ठीक है। एक इन्होंने और एग्जांपल दिया है मिनरल्स का, नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में जैसे सॉल्ट है, जिप्सम है, क्ले है, सैंड है, फॉस्फेट्स हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज है जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। और कुछ मिनरल्स में क्या बताया इन्होंने कि एक सिंगल एलिमेंट भी होता है, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड है आपका, सिल्वर है, डायमंड है, सल्फर है। तो आपने देखा होगा जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड हमारे मोस्टली इसकी ज्वेलरी बनती है, या जैसे सिल्वर की बात करें तो इसमें हमारे ज़्यादातर कई सारे तरह के बर्तन वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स में कुछ मिनरल्स में एक सिंगल एलिमेंट ही होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सिंगल एलिमेंट के होते हैं। कुछ में क्या होते हैं और होते हैं जो जैसे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम हो गया, या जिप्सम, क्ले हो गया, इसमें ना कई तरह की और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको उसमें कन्वर्ट करने से पहले उन इम्प्योरिटीज़ को हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। फिर आता है हमारा फूड रिसोर्सेज। अब देखो फूड के लिए फूड के रिसोर्सेज कहाँ से अब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर किस पे डिपेंड है, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है। तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा जो है फूड का रिसोर्स है, कि प्लांट से ही हमें फूड मिलता है, चाहे किसी भी तरह का फूड हम खा रहे हो। अब देखो इसमें दो तरह का है, कि जैसे अगर हम हर्बीवोरस की बात करें या ओमनीवोरस की बात करें तो वो पूरे के पूरे जो है जैसे हर्बीवोरस है पूरे के पूरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। हर्बीवोरस पता है ना आपको, जो ऐसे जानवर या ऐसी लिविंग बीइंग्स जो कि पूरे के पूरे प्लांट्स पे डिपेंड है खाने के लिए, जो घास फूस खाते हैं, जैसे काऊ है, हॉर्स है ना, और डियर है ना। तो कई तरह के शीप है, हाँ शीप है। तो कई तरह के ऐसी हैं जो हमारे सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। बट ओमनीवोरस में क्या होता है, ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट से खाना मिलता है वो भी खाते हैं, और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन जैसे एनिमल से फूड होता है, एनिमल फूड भी खाते हैं। तो जैसे ओमनीवोरस में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो जो तो सिंपल वेजिटेरियन होते हैं वो तो कह लो कि वो पका करके खाना खाते हैं ना, तो वो मतलब वेजिटेरियन है, वो प्लांट्स पे डिपेंड है। बट ओमनीवोरस क्या है, प्लांट्स पे भी डिपेंड है, मतलब वो चपाती भी खाते हैं, दाल सब्जी भी खाते हैं, साथ के साथ वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो वो मीट, अंडा वगैरह भी जो है वो खाते हैं, ठीक है। तो ओमनीवोरस क्या हुए, जो प्लांट्स वाला फूड भी खाते हैं और साथ के साथ एनिमल फूड भी खाते हैं। तो ये हर्बीवोरस और ओमनीवोरस दोनों ही अपने फूड के लिए प्लांट्स पे
डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा फूड रिसोर्स हुआ। दूसरा, एनिमल्स और बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस में जैसे नॉन वेजिटेरियन की बात की ना हमने, तो ओमनिवोरस वो ही हो गए, नॉन वेजिटेरियन ही हो गए ना ओमनिवोरस में, जो कि प्लांट्स भी जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें भी खा रहे हैं और एनिमल को, ठीक है, हाँ, तो एनिमल्स को भी क्या कर रहे हैं, मार के पका के खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ओमनिवोरस और कार्निवोरस कौन से हुए, कार्निवोरस वो हुए जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन मीन जो एनिमल्स को ही खाते हैं। अब हम लोग कार्निवोरस में नहीं आते बेटा। कार्निवोरस में कौन से आएंगे, जैसे लॉयन हो गया, शार्क हो गई आपकी, है ना, और फॉक्स हो गई आपकी, जैसे, है ना। तो ये सब कौन लोग हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है। तो कौन से हुए ये, कार्निवोरस हुए। तो कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। सो एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ प्लांट फूड रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जो फूड रिसोर्स है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि खेती बाड़ी करके जो किसान हम लोग को उगा के देते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस वगैरह, तो वो लोग, उन लोगों के लिए, मतलब हम लोग पूरा खेती पे डिपेंड करते हैं। तो फूड रिसोर्स में हमारी एग्रीकल्चर आ गया, प्लांट्स आ गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन, अगर हम बोले प्लांट्स भी कहाँ होंगे, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चरल लैंड में ही होंगे ना, तो खेती बाड़ी करके आएंगे। तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्लांट फूड रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग। तो अगर हम बोले कि हमारे लिए सबसे बड़ा फूड रिसोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फूड रिसोर्स में आ गया एग्रीकल्चर एग्जाम्पल। फिर आता है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी हमें कई तरह से मिलती है, जैसे कि, तो एनर्जी रिसोर्स हमारा क्या है, जो कि हीट, पावर, लाइफ, मतलब जो हीट प्रोड्यूस करती है, पावर, लाइफ मींस लाइफ को पावर देती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो 5 फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, जैसे सन में जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, ग्रेविटी जनरेटेड बाय अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटी जनरेट होती है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जितने होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। अर्थ के अंदर जो एनर्जी है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ज़्यादातर एनर्जी जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल से हम यूज़ करते हैं, पता है ना, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। बट फॉसिल फ्यूल्स हैव अ डिसएडवांटेज इन दैट दे आर नॉन रिन्यूएबल ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। कहने का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे टाइम स्केल के हिसाब से नॉन रिन्यूएबल है। वैसे तो वो अपने आप ही, जैसे फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, अपने आप ही, जैसे आपको पता है एनिमल्स या प्लांट्स जो बरीड हो जाते हैं या ओशंस के नीचे जो बरीड होते हैं, तो उनसे वो पेट्रोलियम गैसेस या फॉसिल फ्यूल्स अपने आप धीरे धीरे जनरेट हो जाते हैं। बट वो इतने सालों साल जो है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो ले लेते हैं दोबारा से बनने में। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि जो ह्यूमन टाइम स्केल, अब हम लोग हज़ारों साल तो नहीं जीते ना, हम 80 साल, 90 साल, ज़्यादा 100 साल जिएंगे, ठीक है। तो उस तब तक वो रिन्यू नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने बोला कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ टाइम में वो जो है वो दोबारा से नए सिरे से वो नहीं बनते हैं। तो वो लिमिटेड अमाउंट में जो नेचर में प्रेजेंट है, अगर हम एक्सेसिवली अगर उसको खर्च कर देंगे तो वो हमें फिर अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं ऑन अ ह्यूमन टाइम स्केल एंड कॉजेज अदर पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। और साथ के साथ अगर जैसे हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट में भी उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पता है ना आपको, जैसे हम गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल ही हुए ना। या हम कोयला चलाते हैं तो ये भी फॉसिल फ्यूल हुआ। तो उससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, धुआं निकलता है गाड़ियों से, कोयले से जो धुआं निकलता है पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि एनवायरनमेंट पे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स ये जो है वो क्रिएट करता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, हम ओवरऑल अगर बोलें
इतने सारे अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े ना, कितने सारे पढ़े, देखो हमने लैंड पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा, वाटर पढ़ा, मिनरल पढ़े, हमने फूड रिसोर्सेज पढ़े, एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े, तो कितनी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े। तो अगर हम इसको मेन कैटेगराइज करें ना, तो हम इसको कितने पार्ट्स में हम इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करें तो हम 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल, तीसरा होता है रीन्यूएबल और चौथा होता है नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, तो हम ऐसे में आपको बताती हूँ, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बेटा वो होते हैं कि जितना मर्जी हम उसको कंज्यूम कर लें वो खर्च नहीं होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे क्या नहीं ख़त्म होगा, जैसे सोलर की रेडिएशन, सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। विंड पावर क्या होता है, जो तेज़ हवाएं चलती हैं और उससे जो उसकी पावर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो विंड की पावर ख़त्म नहीं होगी। वाटर पावर क्या होता है, जैसे डैम बनाए होते हैं, ऊपर से हम पानी वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जब नीचे गिराया जाता है काफ़ी हाइट से, तो जो नीचे गिरता है पानी, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी डैम्स में जो है प्रोड्यूस हम करते हैं। तो वाटर की पावर भी ख़त्म नहीं होगी कभी। और टाइडल पावर क्या होती है, जैसे ओशंस में लहरें चलती हैं, तो उन लहरों के तेज़ी से बहने से जो पावर प्रोड्यूस की जाती है वो टाइडल पावर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो हमारा सोलर रेडिएशन, विंड पावर, वाटर पावर, टाइडल पावर है, वो इनएग्जॉस्टिबल है कि आप कितना भी खर्च करेंगे पर वो प्रकृति में रहेगा ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, एक होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये हमारी प्रकृति में, नेचर में लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। अगर हम उसकी एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे ज़िंदा रहने तक वो रीन्यू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात की थी पहले फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में सारा आ जाएगा, कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम, डीजल्स, कैरोसिन ऑयल वगैरह। उसके बाद है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन से हुए, जो रीन्यू हो सकते हैं, जो रीन्यू जिनको किया जा सकता है, जैसे पानी है, फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकल रहा है, हमारे घरों से गंदा गंदा पानी निकल रहा है। ठीक है, बट उसको हम वाटर ट्रीटमेंट दे करके, काफ़ी सारी उसमें वाटर ट्रीटमेंट में कई सारी साइकिल्स से उस वाटर को, सेम वाटर को निकाल करके हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। इतना एटलीस्ट प्योरीफाई कर देते हैं कि वापस से वो हमारे टैप्स में, जो बाथरूम में टैप्स होती हैं, उसमें पानी आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम खुद उसको बॉयल करके, और जो हमने वो लगा रखे होते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या लगाते हैं हम। हाँ, पानी प्योरीफाई करने के लिए बेस्ट मेथड तो आपको पता है बॉइलिंग का ही होता है। जैसे हमने एक्वागार्ड ही, ऐसे एक्वागार्ड लगा रखे होते हैं घर में। ठीक है, तो उससे हम और प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर को, राइट। बाकी तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से हो करके ही ये पानी रीन्यू हो करके हमारे घरों में आता है, बट फर्दर उसको और ट्रीट करने की बहुत ज़रूरत रहती है। हम डायरेक्टली टैप से पी नहीं सकते हैं पानी, राइट। ओके, तो पानी किस में आएगा, रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा, बट कई साल लग जाते हैं उसको ये बनने में। ठीक है, और कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो फिर रीन्यू, हम मतलब इतना ज़्यादा समय ले लेते हैं कि हमारे टाइम स्केल में आती नहीं है फिर वो, है ना। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बता दिया है कि सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर नेचुरली रीजनरेटेड आफ्टर कंजप्शन एंड नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हाँ ठीक है, जैसे हमने अभी फॉरेस्ट, ट्रीज एंड प्लांट्स की बात की थी कि वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं तो बट फिर से अपने आप रीन्यू हो जाते हैं, बट अगर टोटली कट कर दिए जाएं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर दी जाए बिल्डिंग की, तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ रीन्यूएबल होने वाली चीज़ें भी फिर नहीं हो पाती हैं। ऑफकोर्स कहाँ से होंगी जब आपने बिल्डिंग्स ही बना दी वहाँ, है ना। ओके, इसमें और क्या लिखा है हमारी बुक में, रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स यूजेस रिसोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड एंड आर यूजली लेस पॉल्यूटिंग। हाँ, एग्जाम्पल्स हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एंड जियोथर्मी। ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का मतलब ऐसे सिस्टम जो चीज़ों को रीन्यू करते हैं, तो वो बहुत ही ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो बहुत कम पॉल्यूटिंग होते हैं, जो बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हाइड्रो पावर है, हमारा सोलर सिस्टम है, विंड सिस्टम है, हमारा जियोथर्मल जो प्लांट रहता है, तो वो ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जिससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो चीज़ों को रीन्यू करने में भी बहुत ज़्यादा एक तो रीन्यू भी हो जाते हैं और साथ में वो पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते ये वाले सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बोला अभी रीन्यूएबल का, तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे जो कि दोबारा से नहीं बनाए जा सकते। एक बार ही हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो कर दिया, वो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि
फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स को हमने नॉन रिन्यूएबल में क्यों रखा है, हमने मिनरल्स को भी नॉन रिन्यूएबल में क्यों रखा है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगाते हैं। जैसे मिनरल्स है ना, वो रॉक साइकिल से पूरा रॉक साइकिल को फॉलो करके जो प्रोड्यूस होते हैं। बट अगर अगर हम रीन्यू की बात करें तो रॉक साइकिल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हज़ारों साल ले लेती है पूरा होने में। तो इसीलिए वो हमारे टाइम ह्यूमन टाइम स्केल में नहीं आती, तो इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स को भी नॉन रिन्यूएबल में रख रहे हैं हम, और मिनरल्स को भी हम नॉन रिन्यूएबल की लिस्ट में ही रख रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, जैसे हमने शुरू में बोला था कि कई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स से क्या बनेंगे, जैसे हमारी विंड है, हमारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स किससे बने, रॉक से बने ना, रॉक मीन्स चट्टान। चट्टान क्या होती है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है। विंड है, लैंड भी है ना, सॉइल है और रॉक्स हैं। तो ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, इसीलिए इन नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा से नए नहीं बनते हैं, तो इसलिए इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमने क्या बोला, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इनऑर्गेनिक मीन्स कि जो लिविंग विंग से नहीं बने हैं, ठीक है। तो इसको टेबल 5.1 को हम मेरे ख्याल से कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल अगर हमने इसको पढ़ लिया तो हमारा ये जो आज का सेशन है वो एक बारी रिवाइज भी हो जाएगा। बाकी इसमें सेशन में अभी काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन का वक्त और लग जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से हम ये सिलेबस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन अभी फ़िलहाल देख लेते कौन सा आया, जितना मैंने अभी पढ़ाया ना, देख लेते इसमें कौन कितने क्वेश्चंस आ गए हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन तो ये आ गया है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। वो तो पहले ही वीडियो में ही आ गया था कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब करो। इंटरलिंक्ड होते हैं ना वो आपस में, तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच सोर्स। ये भी देखो हमने कर लिया है अभी। ये इसमें जो अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर एनर्जी वाला, उसमें आगे थे 5 के 5 हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये वाले एनर्जी रिसोर्सेज देखो, इसमें 5 दिए ना, न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, ग्रेविटी जनरेटेड बाय, और ये वाले, और 5 पॉइंट। ऐसा करती हूँ, मैं आपको इसके नोट्स बना के देती हूँ, ठीक है। तो आपने इसका क्वेश्चन का आंसर उसी से करना है कि 5 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 5 फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। तो उसकी हेडिंग भी दी होगी, साथ में उसके जो थोड़ा सा एक पैराग्राफ पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। तो वहाँ से आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने सोसाइटी और एनवायरनमेंट का यहाँ से कर लेना इसी बुक से, बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट्स बना के दे देती हूँ, ठीक है, एनर्जी वाला, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला। ओके बेटा।